नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। वक्त ज्यादा नहीं है, लिहाजा हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। रैलियों के दौर चल रहे हैं। रैलियों के जरिए जहां सत्ताधारी कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिनाने पर जोर दे रही है, वहीं विपक्षी दल जनता से तमाम वादे कर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। सर्दी शुरू होने से पहले ही सियासी गर्मी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी मौसम शुरू होते ही हरियाणा में राजनीतिक रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। लगभग सभी राजनीतिक दल रैलियों के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखाने की फिराक में भी हैं और बढ़ाने की फिराक में भी। हाल ही में रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की बड़ी रैली आयोजित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत में रैली की। रैली को नाम दिया गया परिवर्तन रैली। चाहिए और ऊपरली भी चाहिए। न्यारा फैसला को नहीं मंजूर, न्यारा फैसला इस बार मंजूर नहीं है भाई। हमने परिवर्तन रैली नाम रखा है और परिवर्तन रैली का मतलब है परिवर्तन हरियाणा प्रदेश सरकार का भी चाहिए और परिवर्तन केंद्र कांग्रेस की सरकार का भी चाहिए। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल 1 नवंबर को इनेलो नेता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 100वें जन्म दिवस पर सम्मान दिवस मना रही है। इन दोनों को जवाब देने के लिए तैयारी में कांग्रेस भी है। गोहाना में कांग्रेस 10 नवंबर को अपना दमखम दिखाने मैदान में उतरेगी। भाजपा और इनेलो के पास अपनी रैलियों के लिए कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई और भूमि अधिग्रहण जैसे कई मुद्दे हैं, तो कांग्रेस विरोधियों का जवाब विकास के हथियार से देना चाहती है। हरियाणा प्रदेश का कार्य किया है, विकास किया है, हर प्रकार सुख शांति के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया है। उसका ही नतीजा एक किस्म से एक झलक नजर आएगी हरियाणा प्रदेश की जनता की। रैलियों को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को रेवाड़ी रैली में बुलाकर अपनी ताकत दिखा चुकी है, तो इनेलो के सामने पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के बिना रैली को कामयाब बनाने की चुनौती है। इनेलो के ये दोनों बड़े नेता जेल में हैं। वहीं कांग्रेस को तो चुनौती अपने घर से ही मिल रही है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के बीच गुटबाजी जग जाहिर है। बहरहाल रैलियों के जरिए राजनीति करने की कोशिश में तीनों ही दल जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जनता को लुभाने की किसकी कोशिश कितनी सफल होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीर कुमार यादव जी स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता संत कुमार भी हमारे साथ हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा भी हमारे साथ हैं। वीर कुमार जी, ठेठ हरियाणवी अंदाज में कल सुषमा स्वराज जी लोगों से रूबरू हुई, हरियाणा से वास्ता रखती हैं, तो ये जो एक तरह से परिवर्तन रैली का नाम दिया, किस मकसद से आपने? देखिए, पहले तो क्या है कि भाजपा ने ये तय किया था कि हम सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग रैली करेंगे, यानी जनसभा करेंगे, और जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार का जो कुशासन है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, महंगाई है, कानून व्यवस्था की जो हालत है, उन सब मुद्दों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। तो हरियाणा एक रैलियों का प्रदेश है और यह एक परंपरागत, जब भी कोई दल जो है, चाहे वो सत्ता में या विपक्ष में है, रैली के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं और सत्ता या विपक्ष की जो बातों उनको लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विपक्ष में, और हमारा जैसे अभी हमारी वरिष्ठ नेता माननीय सुषमा जी बोल रही थी कि परिवर्तन रैली का मतलब हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। जिस प्रकार के सारे प्रदेश में और देश में जिस प्रकार क्रियाकलाप है, उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं, तो इसलिए परिवर्तन रैली नाम दिया गया। और ये क्योंकि हमने जो रेवाड़ी में की थी वो पूर्व सैनिक रैली थी जी। उसके बाद 10 लोकसभा क्षेत्रों में ये पहली लोकसभा क्षेत्र की रैली है। लोकसभा नहीं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की रैली ये हमने सोनीपत में रखी है। क्रमशः उसमें और आगे भी हम बाकी जो लोकसभा क्षेत्र उनमें रैली रखेंगे। 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, उन्हें कवर किया जाएगा। संत कुमार जी, आप रैली करने जा रहे हैं, आप लोग कांग्रेस रैली करने जा रही है, 10 को हरियाणा शक्ति रैली का नाम दिया है। क्या ये जो नाम पर भी मैं जा रही हूँ कि परिवर्तन रैली, अब हरियाणा शक्ति रैली, ये इन रैलियों का जो आपसे पहले हो चुकी होंगी उनका जवाब होगा, क्योंकि इनेलो की 1 नवंबर को है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, बीजेपी ने जो इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था उसको बुला करके एक रैली की। एक रैली इन्होंने रैली का एक जलसा कल किया था सोनीपत में, 4-5 हज़ार आदमियों का। एक जमावड़ा करने लग रहे हैं, कुछ 8-10 हज़ार आदमी आ जाएंगे कुरुक्षेत्र में। उनका देवीलाल का जन्मदिन नहीं है, लेकिन कभी भी देवीलाल का जन्मदिन के नाम से मना लेते हैं।
देवीलाल का जन्मदिन 1 नवंबर को नहीं है। तो इन सब का जवाब देने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने तय किया है कि 1 सुनार की 100 सुनार की 1 लवार की, और उसमें ये जो जनशक्ति रैली करने जा रहे हैं, इसमें हम ये साबित कर देंगे कि प्रदेश के अंदर सर्वश्रेष्ठ आज तक का जो मुख्यमंत्री है उसको सम्मानित करने के लिए, उसकी ताकत को दिखाने के लिए गोहाना के अंदर एक ऐसी रैली होगी, 100 एकड़ में होगी ये रैली, ये रिकॉर्ड तोड़ होगी। हाँ, ये एकड़ों की भी बात आज तक बहुत गजों में रैली हुई है, सामने आ रही है। हमने इतने एकड़ में की, इतने लाख जुटे, हमारी इतने तो और इतने लाख जुटने चाहिए। ये रैली, मैं तो आपको बल्कि एक बात कहूंगा, जितने भी टीवी चैनल हैं जी, उन्होंने सारी रैलियां कवर की हैं और वो इस रैली को कवर करें और फिर अपने स्टूडियो में आकर के सारा का सारा डिटेल दिखाएं। उसमें ये साफ पता चल जाएगा कि जनशक्ति रैली जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुई, उसमें आज तक की तमाम रैलियां हिंदुस्तान में भी नहीं होंगी। 10 नवंबर तक हमें इंतजार करना होगा। संत कुमार जी, जैसे वीर कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत सारे इनके पास मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जमीन अधिग्रहण, इनका जवाब कांग्रेस की तरफ से क्या होगा? बिल्कुल, मैं अभी दे देता हूँ। रैली में तो लोग हर एक जवाब देंगे। भ्रष्टाचार के बात को लेकर के तो बीजेपी ने चुप हो जाना चाहिए। केवल हिंदुस्तान का इतिहास है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक भ्रष्टाचार के मामले में कैद नहीं हुआ, केवल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ। और भी तमाम जमीन अधिग्रहण को लेकर सुनिए, बंगारू लक्ष्मण जी की सजा हुई और आज जो उम्मीदवार इन्होंने बना रखा है मोदी साहब की आपने सभा देखी होगी बॉम्बे में, उनके साथ में बंगारू लक्ष्मण जी बैठे थे। भ्रष्टाचार के बारे में वो लोग बात करे, छाछ तो बोले, छाल नरेंद्र मोदी ने जो रेवाड़ी में रैली की थी, क्या उसका फर्क कांग्रेस को पड़ेगा? किस बात का फर्क? नरेंद्र मोदी जी ने रैली की सैनिकों के नाम पे जी, और केवल रेवाड़ी नहीं, सारा हमारा प्रदेश सैनिकों का प्रदेश है। और रेवाड़ी जिला ऐसा है जिसने आज तक इस देश में, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा शहीद पैदा किए। वहां पे रैली हुई सैनिकों के नाम पे की भूतपूर्व, उसमें बहुत भूतपूर्व सैनिकों ने हिस्सा भी लिया। उनको बड़ी उम्मीद थी कि देश का जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वो हमारे बारे में बड़ी बड़ी बातें, क्या उसकी पॉलिसी होगी, क्या वो बताएगा। अचंभे की बात रही कि वहां रैली में रिटायर्ड फौजी अफसर भी आए। उसके बावजूद 1 घंटा 17 मिनट तक मोदी साहब बोले और फौजियों के पुनर्वास के बारे में, जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों के उत्थान के बारे में एक शब्द भी ना कह करके सबको निरुत्साहित किया। और हरियाणा के 10 नवंबर को आप देखेंगे कांग्रेस क्या करने वाली है। राजीव, आम आदमी पार्टी कहाँ है? एक तरह से औपचारिक तौर पर ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में आपको स्पोक्स पर्सन भी बनाया गया, लेकिन अभी कहीं दिख नहीं रही। आपको नहीं लग रहा चुनावी रैलियों के बीच आप कब, क्या दिल्ली के नतीजों का इंतजार हो रहा है? 2 बात मैं शुरू में साफ कर दूं। हरियाणा में हम एकदम नई पार्टी हैं, हमारा स्टेट इकाई उसकी बन चुकी है, पर हरियाणा में अभी हमारा अभियान उस तरह से नहीं चला है। हमारी पूरी टीम हरियाणा के भी और दिल्ली में बहुत एकदम अच्छी पोजीशन में और वहाँ जोर लग रहा है। परंतु जहाँ राजनीति के औजार हैं वो औजार हमारे थोड़े अलग होंगे, वो औजार वैसे नहीं होंगे। रैलियों के रूप में नहीं होंगे? नहीं, मैंने अभी कहा औजार अलग होंगे, और औजार का मतलब रैली भी होगी, तो रैली कैसे होगी? 2 तरीके के मीडिया को चीज़ करनी चाहिए जब आप ये बहस कर रहे हैं। रैली से पहले गांव में जाना चाहिए कि किस तरह से गांव में वाहन आते हैं, बसें आती हैं बुक होकर बाहर से, कहाँ से बसेज आती हैं और लोग कैसे बिठाए जाते हैं, कभी उसकी जांच करनी चाहिए हमें। गांव के लोग जानते हैं कि कौन किसको कैसे बिठाया जा रहा है। दूसरा, रैलियां साबित क्या करती हैं? ताकत का इजहार। जो छवि निर्माण होता है, छवि जो है वो जितने लोग रैली में आगे, उसके बाहर कितने लोग हैं, उसका एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपको याद रखना चाहिए कि चौटाला साहब को सजा होती है और सजा होने के तुरंत बाद उनकी लगातार रैलियां होती हैं और भारी भीड़ उमड़ती है उसमें। मुझे एक बहुत खतरनाक संकेत लगता है रैलियों को, जब हम आंकलन करते हैं, रैलियों को पैमाना मानते हैं, तो वो दौर एक बहुत अपने आप में नए सवाल पैदा करता है। फिर जब हम ये जाहिर करते हैं कि हमारी इतनी ताकत है और हम परिवर्तन की बात करते हैं और तरह तरह की बातें, जैसे संत कुमार जी ने कही, इन्होंने कहा हम जवाब देंगे। जवाब किसका? उन्होंने एक रैली की, 1 लाख लोग आए या 10,000 आए, हम शक्ति दिखाएंगे।
हाँ, शक्ति दिखाएंगे, जो भी आप कहेंगे मुझे स्वीकार है सर, शब्द में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 10,000 की, 20,000 की, उनका जलसा था, उनकी रैली थी, इस लफाजी में सब पढ़ते हैं। सबका कहना होता है कि हमारी बड़ी रैली थी, दूसरी की छोटी थी। देश की जनता, हरियाणा की जनता कुछ और देख रही है। क्या मुख्यमंत्री जिस दिन आएंगे वो ये कहेंगे कि शैलजा ने जो बयान दिया हरियाणा में दलितों की स्थिति को लेकर, मिर्चपुर का मामला अभी तक गर्म है, पबनावा का मामला हुआ, ये सब सवाल हुए, इन सवालों के बारे में क्या वो बोलेंगे? सीएलयू को लेकर एससीजेड जिस तरह बना और एससीजेड के नाम पर जिस तरह सीएलयू दिए गए, उसके ऊपर बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस, ये पार्टियों की स्थिति क्या रही है, ये हरियाणा की जनता के सामने आप रैलियों में आज जो भी कहिए, लोग जानते हैं कि आपने क्या किया। लोग ये भी जानते हैं कि आपने एससीजेड बनाया, रिलायंस ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, हजारों एकड़ जमीन खरीदी, वीर कुमार जी के पड़ोस की मामला है, उसके बाद उन्होंने अबंडन कर दिया एससीजेड। वो हुड्डा साहब ने कहा था कि हम एससीजेड बनाकर हरियाणा में लाखों लोगों को रोजगार देंगे, आज वो एससीजेड नहीं, अबंडन हो गया। और हुआ क्या है, उस जमीन को जो उन्होंने खरीदी थी, 22 लाख रुपए पर एकड़ खरीदी थी, आज सीएलयू लेकर 200 एकड़ जमीन, उसमें से किसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप को 2 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से लीज पे दे दी है। ये फैक्ट है। जो ये सवाल है, एक और सवाल सर, एक आखिरी सवाल सर, एक और सारी बात आ गई सर, नहीं एक मिनट सर, आप जवाब दे देंगे, मेरा सुनिए। हरियाणा में लैंड सीलिंग एक्ट पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ, किस राजनीतिक पार्टी ने उस पर क्या पोजीशन ली? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लैंड सीलिंग एक्ट पास क्यों किया गया? अगर वो एक्ट पास ना होता तो रिलायंस जिस दिन अबंडन करता है एससीजेड को, उसके बाद वो लैंड सीलिंग के अंदर चली जानी चाहिए थी भूमि, क्योंकि उन्होंने दूसरी उसको किसी और पर्पज के लिए, मकसद के लिए रख नहीं सकते थे। आपने अमेंडमेंट किया कि जैसे ही आप कोई गैर एग्रीकल्चर भूमि के इस्तेमाल के लिए कहेंगे, आपकी वो उससे बाहर आ जाएगी। डीएलएफ के केस में हाईकोर्ट से फैसला हुआ और 1 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट ने फैसला किया, ऑर्डिनेंस हुआ और 1 हफ्ते के अंदर बिल भी पास हो गया। ये सब जो सवाल है, ये आप रैलियां करें, राजीव, लेकिन आम आदमी ये सवाल लेकर जा रहा है, आम आदमी उठा रहा है ये सवाल, आम आदमी उठा रहा है। जैसे ये विपक्षी दलों ने सारा मोर्चा संभाला हुआ है, नहीं, आम आदमी उठा रहा है। वो जो कह रहे हैं आम आदमी पर असर कितना हो रहा है, ये भी तो बात है। मैं यही कह रहा था, आम आदमी इस सवाल को उठा रहा है, राजनीतिक दल इन सवालों को नहीं उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों की भाषा में रहता क्या है, हमारी भीड़ ज्यादा, तुम्हारी कम, हमने ज्यादा बड़ी ताकत दिखाई, तुमने क्या किया, हमने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, तुमने किया, तुम्हारी पार्टी ने ऐसा किया, तुम्हें तो बोलने का अधिकार नहीं। सवाल ये होना चाहिए था कि भाई उनकी पार्टी को अधिकार है या नहीं, हमारी पार्टी पे जो आरोप है उनको हम क्या कहें। ये देश की जनता नहीं देखना चाहती, हरियाणा की जनता नहीं देखनी चाहती कि कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा का सवाल हरियाणा में आता है, रिलायंस का सवाल आता है, डीएलएफ का आता है, उनके बंगारू लक्ष्मण ने किया, तो इसका मतलब साफ तो नहीं हो जाता। लोगों के सवाल फिर भी खड़े हैं, आपको एक के बदले एक काट कर नहीं बचेगा। और आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति करेगी, उसमें रैली हो सकती है, पर रैली होगी तो लोग चलकर आएंगे, चाहे 50 आए, चाहे 500 आए, चाहे 50,000 आए, मतलब आप संख्या में नहीं जाने वाले। संत कुमार जी, जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब हरियाणा में आने वाले एक और विपक्षी दल तैयार है, कांग्रेस इन सब सवालों के जवाब के लिए तैयार है। मैं पहले एक मिनट मैं जवाब दे देता हूं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले लो जी। मुझे ये मालूम नहीं मेरे दोस्त कौन से जिले के, हरियाणा के, मैं सिरसा जिला का हूं जी, सिरसा जिला के हो। मेरे दोस्त को ये ज्ञान नहीं है कि एससीजेड में जितनी जमीन ली गई, हरियाणा सरकार ने 1 इंच जमीन भी एक्वायर करके नहीं ली। सर आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने कहा, नहीं सुनिए, नहीं मैंने कहा रिलायंस ने खरीदी, आप ज्ञान का सर्टिफिकेट मत बांटिए। बिल्कुल गलत हो, रिकॉर्ड को आप कंडेम करने, नहीं मैंने तो कहा रिलायंस ने खरीदी, मैंने तो कहा नहीं खरीदी। रिकॉर्ड के मुताबिक मैं ये कहता हूँ रिलायंस ने खरीदी, कोई भी प्राइवेट आप भी खरीद सकते हो। रिलायंस कितनी खरीदी? कितनी खरीदी? हरियाणा सरकार ने 1200 एकड़ जमीन खरीद की थी रिलायंस को। केवल आप एक गांव की बात करते हो, 1200 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार ने खरीद के दी रिलायंस को। कौन कहता नहीं खरीदी? एससीजेड में कहां खरीदी? एससीजेड में 1200 एकड़ जमीन। आपको जानकारी नहीं, आप मैं नहीं, आप ये कहने से तो बात नहीं बढ़ती, जानकारी नहीं, मैं रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। बाहर की बात करते हैं। एससीजेड में 1600 एकड़ एचएसआईडीसी का कोलैबोरेशन हुआ कि नहीं हुआ? आपने वहां बोल चुके जी। मैं एक बात आपके चैनल से फिर कहता हूं कि एससीजेड में हरियाणा सरकार ने 1 इंच जमीन भी नहीं एक्वायर की है। नंबर 1, ये जो आरोप लग रहे हैं, मैं अभी बता देता हूं सारी। झज्जर में जो एससीजेड की जमीन है, जहां वीर कुमार जी उस इलाके को पूरे तरीके से जानते हैं, वहां पे टोटल जमीन रिलायंस ने या कोई भी प्राइवेट आदमी ने किसानों से सीधी खरीदी है। अब मैं आपसे सीधी जमीन खरीदता हूं तो उसमें क्या रुकावट है? कोई भी आदमी किसी से खरीद सकता है।
लैंड सीलिंग एक्ट का क्या हुआ? लैंड सीलिंग एक्ट में अमेंडमेंट ना होता आप तो क्या रिलायंस 10,000 8,000 एकड़ जमीन रख सकता था? कौन से लैंड सीलिंग एक्ट की बात करते हैं जो हरियाणा में अमेंड किया आपकी सरकार ने। अरे भाई, लैंड सीलिंग एक्ट आज का नहीं है, आपने अमेंड अब किया सर, एसईजेड और डीएलएम को बचाने के लिए किया, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंड किया, और किस लिए किया था? अगर आप लैंड सीलिंग एक्ट ना होता, को कैसे बचा रहे जो हमने खरीदी नहीं? रिलायंस की जमीन को बचाने की बात की आपने, कौन बचाएगा? और वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। यही जो रैलियां हो रही है, यही आरोप और प्रत्यारोप। वीर कुमार जी, आपको लगता है कि रैलियों में जो भीड़ जुट रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वोटर्स में भी तब्दील होंगे? देखिए, मैं इसमें दो बात करना चाहूँगा। पहली बात तो हमारे संत कुमार जी ने रखी कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली सरकार है जिसके आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री रहते हुए जेल गए हैं। ये प्लीज देखिए, जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। मेरा जो सवाल है, रैलियों की भीड़ क्या वोटर्स में तब्दील होती है? लगता है आपको? दूसरा जो आप कह रहे हैं कि आप दावे कर रहे हैं कि रेवाड़ी रैली में लाखों लोग जुटे, हमारी रैली में इतने हजारों आए। आप प्लीज सुन लीजिए, मेरा कहना ये है कि जो शक्ति की बात, रैली की शक्ति, अब ये कहते हैं कि हम शक्ति दिखाएंगे, वास्तव में विपक्ष नहीं दिखा रहे, ये शक्ति दिखा रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने उचाना में रैली की। इनके राष्ट्रीय महामंत्री आए, इनके प्रदेश के प्रभारी आए। यानी देखिए कितनी अजब बात है कि वो असंतुलित विकास की बात करते हैं। कौन? मैं नहीं कर रहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह करते हैं, शैलजा करती हैं, उनकी रैली में करती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रभारी, हरियाणा प्रभारी। और वो क्या कहते हैं? हम आपकी बातों को हाईकमांड के सामने रखेंगे। व्हाट डज इट मीन? कि उनको ये बातें ठीक लगी, या तो कहते नहीं तुम गलत बोल रहे हो, हम इनमें कोई औचित्य नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी बातों को हाईकमांड के सामने रखेंगे। दूसरी, चौधरी ईश्वर सिंह ने रैली रखी, कहा करनाल में, उसमें क्या कहा कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। स्वयं जो इस सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष हैं मुलाना जी, उन्होंने क्या कहा कि मेरा अपमान केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं दलित परिवार से हूं। तो दलितों के साथ हम नहीं कह रहे, इनके अपने सांसद, विधायक, इनके अपने मंत्री कह रहे हैं। तो ये शक्ति वास्तव में जो रैली हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि जो चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी को कहीं रिप्लेस ना कर दे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, शैलजा है, राविंदर जी। बीजेपी की बात करते वीर कुमार जी, आपको लगता है आपकी रैलियों में जो भीड़ जुटती है वो क्या वो सब आपके वोटर्स में तब्दील होगी? बीजेपी की, भाजपा की रैली में, चाहे वो पूर्व सैनिक की रैली थी, देखिए कि भारत के इतिहास में 30 जनरल्स का एक साथ इकट्ठा आना, 500 लेफ्टिनेंट जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स का इकट्ठा आना, 2 लाख के करीब पूर्व सैनिक को इकट्ठा आना, जो लोग जुटे हैं स्वेच्छा से वो आए। हाँ। और वहां पर ये कहना कि क्योंकि वहां जो मुद्दे थे, एनडीए की सरकार में इससे पहले जब भी कोई शहीद होता था तो उनका टेलीग्राम घर आता था। पहली बार एनडीए की सरकार में क्या हुआ, पार्थिव शरीर आया, राज के सम्मान से के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनके यानी विडोज को। आपको लगता है कि आपकी जो भीड़ आ रही है वो आपके लिए वोट के वक्त भी खड़ी होगी? हमारे साथ इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आज हम चुनावी रैलियों की बात करें, आप भी 1 नवंबर को रैली कर रहे हैं। कितनी चुनौती है इनेलो के सामने जब इनेलो के 2 बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला साथ में नहीं है? जी अशोक जी, चलिए अभी एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। संत कुमार जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जनशक्ति रैली होगी, अब वही बात है कि संख्या के आधार पर क्या वोटर्स का अनुमान लगाया जा सकेगा? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा कि जनसंख्या के आधार पर वोटर का। हमारा केवल रैली करने का पहला मकसद ये है कि सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं उनको जनता तक, उन सारे विकास के कार्यों को पहुंचाना। पर जो वीर कुमार जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बीच की जो गुटबाजी है, क्या उससे लगता है आपको नुकसान पहुंचेगा? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गुटबाजी नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें छोटी मोटी बातें होती रहती है। अब वीर कुमार जी अपनी बात तो बताते नहीं, कल शाम की कि विजय गोयल जो है वो मीटिंग से उठ के भाग गए, क्या हर्षवर्धन को अध्यक्ष बना दिल्ली की बात। तो मैं उन बातों में जाऊं, आज चर्चा हो रही है हरियाणा की बात करें मामले में, तो इसमें वीर कुमार जी अगर उन बातों में जाएंगे तो फिर तो ये बड़े इनकी लड़ाई रोजा अडवाणी जी उठ के बैठ गए। हमने तो ये भी सुना है रैलियों में बात कर रहे हैं, प्रदेश की आपकी बात कर रहे हो। संत कुमार जी, ये भी सुना है कांग्रेस की रैली में भीड़ जुटाने के लिए बहुत सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कोशिशें हो रही हैं। अडवाणी जी कहते हैं मैं इनको नहीं मानता, शत्रुघ्न सिन्हा अलग जवाब दे रहा है, यशवंत सिन्हा उसको चैलेंज कर रहा है। अगर ये उस बातों पे आएंगे तो इनकी तो नेशनल लेवल पर लड़ाई है, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। अगर कहीं कोई बात हुई है
तो मामूली स्तर पे है और उसको हम बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। इस रैली में सारे के सारे लोग इकट्ठे होंगे, चुनाव में इकट्ठे होंगे। आम आदमी पार्टी कहीं पीछे तो नहीं रहने वाली है? ये रैलियों, इतनी सारी रैलियां हो रही है, कांग्रेस की, फिर इनेलो की। ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है कि जैसी रैलियां स्थापित पार्टी कर पा रही है हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा कोई दावा नहीं है, ना ही हम इस दावे में पढ़ना चाहते हैं। हमारे बहुत सिंपल और सीधी बात है, आप रैली कीजिए। मुझे ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जितने इनेलो की रैली में आएंगे, जितने बीजेपी की रैली में आएंगे, जो कांग्रेस की रैली में आएंगे, वो वोट में परिवर्तित हो जाएंगे। इसमें मुझे कोई बहुत अंदेशा नहीं है, मुझे कोई कहना भी नहीं इसके बारे में। परंतु उन वोटों को, रैली में आने वाले लोगों को वोट में परिवर्तित होने से सत्ता नहीं बनती। हाँ, मेरा यही सवाल ये है, क्या रैली में जो नहीं आ रहे उनके दिलों को आपकी कोई विचारधारा, आपका कोई विचार, आपका कार्यक्रम कोई छू रहा है कि नहीं छू रहा? आपकी कोई ऐसी छवि बची है क्या? मैं वीर कुमार यादव जी की पार्टी की बात से शुरू करूं तो सुषमा जी ने कल कहा और अभी आपने सुनवाया, उन्होंने कहा हमारा मकसद है हरियाणा में परिवर्तन रैली, और परिवर्तन का मतलब है कांग्रेस की सत्ता यहां उखाड़ना और केंद्र में उखाड़ना। अब उसमें कांग्रेस की सरकार यहां उखड़ेगी तो चौटाला साहब की सरकार के बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा उन्होंने कहा नहीं। उस परिवर्तन में वो कैसा रहेगा? मैंने कभी ऐसा बयान भी पढ़ा नहीं, वीर कुमार जी मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत हूं तो, कि चौटाला साहब को सजा हुई और नौकरियों में जिस तरह की धांधली हुई जो जजमेंट में कहा गया, और उसके पीटीआई में जो हुआ, पीटीआई टीचर्स की भी कैंसर रद्द हो चुकी है अपॉइंटमेंट्स, उनके बारे में बीजेपी ने कभी कहा नहीं कि चौटाला साहब ने ऐसा कर दिया, इसलिए चौटाला साहब से हम बहुत दूरी रखेंगे। मतलब वो लेन देन का मामला तो है, किधर जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएं उधर जाएं, ये हरियाणा की जनता का सवाल है। वो लगता है आप रैली में 2 लाख लोग, वो रास्ते खुले छोड़े हुए बीजेपी ने। आप 2 लोग ले आइए, 2 लाख लोग आ जाएंगे, आपके हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। परंतु ये सवाल नहीं देखेंगे तो देश की लाखों लोग जो हैं वो इन सवालों में आपका जवाब चाह रही है। दूसरी बात, जब कांग्रेस की बात करें, संत कुमार जी ने बहुत ठीक कहा कि हम विकास की बात करेंगे, परंतु दिक्कत यह कि विकास की बात रोहतक में के एकदम पड़ोस में गोहाना में करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी तो वही कह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर के बाकी लोग तो कह ही रहे हैं, वो गोहाना में विकास की बात करना एकदम वाजिब सवाल होगा क्योंकि रोहतक के पड़ोस में। परंतु मारुति उद्योग के कर्मचारी कैथल में प्रोटेस्ट करेंगे, उनको किस तरह उनकी गिरफ्तारियां होंगी, किस तरह उन पर डंडे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मिर्चपुर का क्या होगा? और अभी कल कैथल में 2 दिन पहले एक बड़ा किसी पिछड़े वर्ग के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, उनका प्रोटेस्ट था कि आपने 100 गज के जो प्लॉट देने की बात की थी दलितों को, उनके कब्जों का क्या हुआ? ये सवाल हैं, आपको उन सवालों के जवाब देने होंगे। आप रैली 10,000 लोगों की कीजिए, 15 लोगों की कीजिए, 15 लाख की कीजिए, यानी जो वायदे किए जाते हैं वो पूरा कितने होते हैं ये सारे सत्ता में आने के बाद? ये सारे सवाल जो रैलियों में नहीं जाते उन लोगों के अभी बीजेपी वायदे कर रही है, वक्त है, आप तो सत्ता में हैं, क्या लगता है जो रैलियों से, चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले जो वादे किए जाते हैं वो पूरे सही तरीके से हो नहीं पाते? जो ऑनेस्ट मुख्यमंत्री, ईमानदार सरकार होती है, ईमानदार नेता होता है, वो वायदे पूरे करने की कोशिश करता है, और 100 के 100 पूरे नहीं करे तो 95% पूरे करता है, वो वादे ही ऐसे करता है। और हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में हरियाणा का मुख्यमंत्री ऐसा ही है। कौन से अब वायदे लेकर आ रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। देवीलाल जी बड़े वादे पूरे करते थे सर। आपको देवीलाल जी के बारे में मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब देवीलाल जी जानकारी नहीं, आप कहां थे? सर मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जहां तक आम आदमी की बात है, आप तो अभी उस लाइन में नहीं आई। आप तो बिल्कुल, मैंने कहा सर, तो केजी के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल, और आप वकीलों की जो पार्टी, आप उससे बात कर रहे हैं। आप तो अभी लगे रहो, आपका कोई वजूद नहीं है। वक्त कम, 2 मिनट रह गए सिर्फ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर, जैसे मोदी साहब की बात करते हैं, बीजेपी, सारे देश की बीजेपी, अगर मोदी साहब का गुजरात का हरियाणा का मुकाबला कर दिया जाए तो हरियाणा में आज जो पेंशन मिलती है 750 रुपये, वो मिलकर के 300 रुपये चली जाएगी, वो 300 रुपये चली जाएगी। आज स्वतंत्रता सेनानी को हरियाणा में 20,000 रुपए पेंशन मिलती है। विकास के दावे में नाम वायदे, यही हमारा आज का जाएगी। वादे में 2 याद देता हूं कुमार जी से, आपने वादा किया था 3 साल में बिजली आपूर्ति पूरी करेंगे। आज बिजली की क्या कंडीशन है? नंबर 2, आपने वादा किया था हम ग्रह कर समाप्त करेंगे। जो वादे कर रहे हैं विषय ये है, उसकी भी मैं बात कर रही हूं। हरियाणा के अंदर बिजली के 5 बड़े कारखाने लगाए, और तब लगाए लेकिन बिजली हर बार विरोध किया,
हर बार विरोध किया, उसके बावजूद आज बीजेपी जो आप वायदे कर रही है, किसानों को लेकर वायदे कर रही है, सीएलयू जमीन अधिग्रहण को लेकर वायदे कर रही है। पानीपत की 9 में से 6 यूनिट बंद है, आज यमुनानगर की 3 यूनिट बंद है, प्रोडक्शन ही नहीं है। आपके हिसाब से दूसरा, आपने जो वादा किया कि हम गिरा कर समाप्त करेंगे, गिरा कर समाप्त नहीं हुआ। आज दोबारा लगा दिया, संपत्ति कर दोबारा लगा दी, इन वादे करके सत्ता में आए। अभी क्योंकि रैलियों का मौसम है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आखिरी बात, हरियाणा की जनता आज भी पूछती है सरकार और वायदे करने वालों दोनों से कि शिक्षा का आपने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। हरियाणा की जनता आज भी पूछती है कि ऑनर किलिंग क्या हरियाणा में इस तरह जारी रहेगी। हरियाणा की जनता आज भी पूछती है कि आंदोलनकारियों को आप एकदम पीछे धकेल देंगे या उनकी आवाज सुनेंगे। हरियाणा में गन्ना उत्पादकों की आवाज को नहीं सुना गया। हरियाणा में गेहूं सवाल है जो उठने वाले हैं, उसी का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपको भी और आपको भी दोनों ही सालों से राजनीति में दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी, केवल मैं आधे घंटे में बात खत्म हो चुका है। संत कुमार, इन्होंने शिक्षा की बात की। हरियाणा का नौजवान मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह बनने से पहले टेक्निकल एजुकेशन के लिए हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, नौजवानों का अन्याय आपकी सरकार ने किया। वक्त खत्म हो चुका है। योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय आपने किया। ये फैसला आम जनता को लेना है कि वो किसके दावों और किसके वायदों के साथ जाती है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा, मुझे ये चर्चा इस वक्त यही रोकनी होगी। शुक्रिया। चुनावी मौसम है तो रैलियों के लिए हरियाणा की जनता भी तैयार है, लेकिन रैलियों में जो दावे और वायदे किए जा रहे हैं वो क्या गुल खिलाएंगे, इसके लिए इंतजार। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।